हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन असिस्टेंट के 28 फरवरी को जो थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के पूरे सारे के सारे 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन और बेसिक सोल्यूशन के साथ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है देखते हैं। 7 वर्ष पहले ए, बी और सी की औसत आयु 42 थी। 9 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 36 थी। कितनी थी? 36 थी। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो जैसा कि इसमें लिखा है 7 वर्ष पहले 42 थी तीनों की औसत आयु, तो कहीं ना कहीं 7 वर्ष पहले जो 42 थी तो 7 वर्ष सब बढ़ गए होंगे, तो कहीं ना कहीं 7 हमारी औसत आयु और बढ़ गई होगी। तो वर्तमान में जो औसत आयु हो गई होगी वो 49 हो गई होगी। 42 और 7 49 हो गई होगी। फिर क्या कह रहा है, 9 वर्ष पहले 9 बी और सी की औसत आयु 36 थी। कितनी थी? 36 थी। तो जब 36 पहले थी 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष अब बड़ी होगी, तो दोनों की 9 वर्ष बड़ी होगी। इसका मतलब औसत में भी 9 वर्ष बढ़ जाएंगे, यानी कि +9 हो जाएंगे, और हमारी जो औसत आयु बी सी की हो जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ए की वर्तमान आयु जो होगी फिलहाल तो 49 होगी, जो कि औसत आयु दी है, लेकिन क्योंकि जब ये 49 है और इनकी 45 आई है, औसत से कम आई है, इसका मतलब जब इनकी कम आई है तो इनकी आयु कम रही होगी और एक ही ज़्यादा रही होगी। तो इनकी औसत से कितनी कम आई है? 4 कम आई है। और कितने लोगों की कम आई है? 4। 2 लोगों की। तो 4 दूनी 8। 8 इन लोगों की कम रही होगी बी और सी की, और एक ही ज़्यादा रही होगी 8। तो हमारी क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई? 9 8 17 के साथ 4 और 1 5, 57 हमारी एक की आयु हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में 57 दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। एक्स और वाई क्रमशः ए और बी से ए तक की यात्रा एक ही समय पर शुरू करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद एक्स और वाई अपनी शेष यात्रा 5 सही 4/9 घंटे और पी घंटे में पूरी करते हैं। यदि एक्स की चाल वाई की चाल से 28 सही 4/7% है, तो पी का मान हमसे पूछा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था और बताया भी था कि ये एक्स है और ये वाई है। क्या है? एक्स और वाई, एक्स यहाँ पे वाई यहाँ पे, और जब ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जब ये यहाँ से निकलता है एक्स तो वो 5 घंटे 4/9 घंटे में पहुँच जाता है यहाँ पे। ठीक है। और बाई इधर से आता है, वो यहाँ पे पहुँचता है। फिर जब ये यहाँ पे मिलते हैं उसके बाद जो बाई को इधर जाने में टाइम लगता है और एक्स को इधर जाने में टाइम लगता है, उससे रिलेटेड हमें पूछा है कि बाई को हमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक्स का तो दिया है 5 सही 4/9 घंटे, पी का हमें निकालना है, और स्पीड भी हमें दी है। एक्स की जो चाल है 22 से 28 सही 4/7% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, 28 सही 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 8 56 और 7 दूनी 14, 198, यानी कि कितना हो रहा है हमारा, 200 हो रहा है, 200/7 हो रहा है। 200/7 ये परसेंटेज में आ रहा है, तो हम गुणा 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, यानी कि 2/7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो एक्स और वाई की स्पीड का जो रेशियो होगा वो ये होगा। क्या कह रहा है, एक्स की चाल 22 से इतनी % अधिक है, इसका मतलब वाई की 7 हो जाएगी और एक्स की जो हो जाएगी स्पीड 7 + 2 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 + 2 9 हो जाएगी एक्स की स्पीड। और जो एक्स का टाइम दिया है वो 5 सही 4/9 दिया है, और पी वाई का टाइम हमें निकालना है। तो 5 9 पंजे 45 और 4 49/9, ये हमारा टाइम दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला लगेगा, S1 स्पीड S2 स्पीड = होगा √T2/T1, यही तो लगेगा। तो लगा लेते हैं हम। क्या करेंगे, S1 जो हमारी स्पीड है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है हमारी स्पीड S1 की, और S2 की 7 आ गई। ठीक है। जो बाई की है 7 आ गई, एक्स की हमारी 9 आ गई। फिर जो इसका टाइम है ये कितना आ रहा है भाई,
T2 आएगा, मतलब दूसरे वाला जो y का टाइम है वो क्या दिया है हमें, p दिया है, और जो x का टाइम है वो हमें दिया है 49/9, 49/9 यही तो दिया है। अब हम जब इसका स्क्वायर कर लेंगे या ये रूट उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 81/9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, यही तो होगा, 7 का स्क्वायर 49, और क्या आ जाएगा p बटे ये 9 जो है ऊपर आ जाएगा, ये 9 ऊपर आ जाएगा अपॉन 49, तो 49 से 49 कट जाएगा, ठीक है, और 9 नेम 81, तो हमारी p की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 9, कितनी आ गई, 9 घंटे आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में b से 6 दिन अधिक का समय लेता है। ए एक निश्चित कार्य को करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है और बी काम शुरू करता है और ए 4 दिनों के बाद कार्यभार संभालता है तथा शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। ए और बी मिलकर मूल कार्य का 62.5% कितने दिनों में कर लेंगे, ये हमसे पूछा है। कोई नहीं, तो ये क्या कह रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 20 से 6 दिन अधिक लेता है, मतलब ए जो दिन लेता है वो लेता है, अगर बी मान लो x दिन ले रहा है तो ए कितने लेगा, 20 से 6 दिन ज़्यादा, मतलब x + 6 दिन ले रहा है। तो आपको पता होगा अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 6, यही तो आ जाएगा हमारा, x + 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, x + 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क कहलाता है, जो कि टोटल वर्क कहलाता है। तो अगर हम इसकी ए की इफ़िशियंसी देखें, कार्य करने की क्षमता देखें, तो हमारी x आ जाएगी, क्योंकि हम एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे तो x आ रही है इफ़िशियंसी, और b की हमारी x + 6 आ रही है, यही तो आ रही है। फिर क्या कह रहा है, बी काम शुरू करता है, बी क्या करता है, काम शुरू करता है और 4 दिन के बाद ए कार्यभार संभालता है और 12 दिनों में पूरा काम कर देता है। क्या करता है, तो बी कितने दिनों के लिए कार्य कर रहा है, बी कर रहा है केवल 4 दिनों के लिए कार्य। फिर क्या कर रहा है, ए आता है 12 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देता है, कितने दिनों में, 12 दिनों में कार्य खत्म कर देता है। इसका मतलब पूरा कार्य x + 6 है, यही हमें लिख लेना होगा, ठीक है, x + 6 हमारा आ जाएगा टोटल कार्य। तो बी का जो इफ़िशियंसी थी वो कितनी थी, x + 6 हमारी बी की इफ़िशियंसी थी, और कितने दिन कार्य कर रहा था, 4 दिन। फिर हमारी ए की इफ़िशियंसी थी x + x, और ये कितने दिन कार्य कर रहा था, ये 12 दिन, और पूरा कार्य हमारा x × x + 6 कंप्लीट हो जा रहा था। फिर क्या होगा, अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x + 4 × 24 और प्लस 4 × 24 + 12x, यही तो हमारा आ रहा है, और इक्वल टू x² + 6x, यही तो आ रहा है। तो 12 × 4 = 16x, ये 16x इधर जब जाएगा तो क्या होगा, x², 16x माइनस का होगा और प्लस का 6, तो क्या बचेगा, -10x, क्या बचेगा, -10x, और ये भी 24 उठ के इधर चला जाएगा तो -24 = 0। तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 24 का ऐसे गुणनखंड जो कि घटने के बाद जिनका घटाव 10 आ जाए, ठीक है, जिनका डिफरेंस 10 आ जाए, तो इस टाइप से 12 दूनी 24 देख लेंगे। तो इससे हमारा x - 12 = 0 करके हमारा x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। जब हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि जो a की इफ़िशियंसी है वो कितनी है, हमारी ए की इफ़िशियंसी 12 है, और बी की इफ़िशियंसी जो कार्य करने की क्षमता है वो 18 है, और जो टोटल कार्य जो हमने निकाला था वो x × x + 6 था, यानी कि x + 6, 12 + 6 18, और 18 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया, लगभग 216 हमारा आ गया, 216 हमारा टोटल वर्क आया था। अब क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर 62.5% भाग कितने दिनों में करेंगे, तो 216 का हम कितना निकाल लेंगे, 62.5% निकाल लेंगे, 62.5% हम निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 25 25 625 और 25 चौका 100, ठीक है, ये 40 आ गया। फिर हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक है, इस टाइप से आ गया। तो हमारा ये कितना आ रहा है, 135/3
1350/10, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 135 हमारा आ रहा है। 62.5% जो वर्क आ रहा है वो 135 आ रहा है। और करना किसे, ए और बी को एक साथ करना है। तो 135 वर्क ए और बी को करना है कितने, इसकी ए की इफिशियंसी है 12 और बी की है 18, तो 18 और 12 30। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 3 चौक 12, 4 सही 1/2 हमारा आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 सही 1/2 दिन इसे लगेंगे ए और बी को 62.5% वर्क करने में। तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए बी से 3 लाख अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने अधिक अवधि के लिए निवेश करता है। यदि 6.25 लाख के कुल लाभ में बी का भाग ए के भाग से 1.25 कम है, मतलब ए का अधिक है 1.25, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि जो होगी वो हमसे पूछी है। तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। ये क्या कह रहा है, एक ए है और एक बी है, ये कुछ राशि निवेश करते हैं। मान लो बी हम एक्स राशि निवेश कर रहा है, तो ए क्या कर रहा है, ए बी से 3 लाख ज़्यादा निवेश कर रहा है, मतलब x+3 करता होगा, x+3 करता होगा। तो बी जो है वो कर रहा है 7.5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 7.5 वर्षों के लिए निवेश कर रहा है। और जो ए है वो 7.5 और 2.5 महीने एक्स्ट्रा, तो 7.5 और 2.5 कितना हो जाएगा हमारा 10 महीने, तो ये 10 महीने के लिए कर रहा है निवेश। तो जब हम इसको थोड़ा काट पीट कर लेंगे, इसको पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, इस 100 हो जाएगा, तो हम 25 3 75 और 25 चौका 100, तो ये हमारा आ जाएगा x+3 और इंटू 4, अनुपात क्या आ जाएगा 3x, यही तो आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो 6.25% 6.25 लाख का लाभ हो रहा है, जिसमें से बी को 1.25 कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1.25 कम मिल रहा है, मतलब 6.25 है, उसमें से अगर हम 1.25 निकाल लें तो ये हमारा 5 लाख बचेगा, 5 लाख ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा। 6.25 में से 1.25 तो हमने ए को दे दिया, एक अलग हटा दिया, फिर ये जो 5 लाख है, 5 लाख बचेगा, ये 2.5 लाख बट जाएगा, नहीं बट जाएगा, दोनों में ए और बी में 2.5 लाख बट जाएगा, क्योंकि जिस टाइप से हम निवेश करते हैं जिस रेशियो में, उसी रेशियो में तो हम लाभ लेंगे। तो ये 2.5 लाख एक बी का हो गया। अब क्या कह रहा है, ए को ज़्यादा मिल रहा है, मतलब बी का भाग ए से मतलब इतना कम है, कितना, तो मतलब बी को ज़्यादा मिल रहा है 1.25, ये कितना हो रहा है 3.75 हो रहा है, 3,75,000 ए का भाग हो रहा है, ठीक है। और जो कि अभी हमने निकाला था रेशियो, क्या निकाला था, x+3 इंटू 4, और जो बी का रेशियो था वो था 3x। तो अगर हम इसको इस टाइप से लिख दें तो इसका हमारा जो आ रहा है, ए का आ रहा है 3.75 आ रहा है और बी का 2.5 ही आ रहा है, मतलब 2.5 लाख ही आ रहा है। तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो ऊपर 2 अंक है, तो ये 0 लगा देंगे, है ना। अब हम काट लेंगे, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, और कितना बचा, 25 से कम 25, फिर कितने से कट जाएगा, 25 पंजे 125, ठीक है, 15/10 आ गया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, अब हम इसकी क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर जो होगा 8x + 24, 8x + 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x। अब ये 8x इधर जाएगा उठ के, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो x की वैल्यू जो क्या आ गई हमें 24 आ गई। मतलब क्या पूछा है, बी कितना निवेश करता है, तो हमने एक्स ही माना था, बी हम माना था कि एक्स निवेश करता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यही हमसे पूछा है कि एक्स कितना निवेश करता है, 24 लाख एक्स निवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। आर वेरीज डायरेक्टली एज एस एंड इनवर्सली एज टी, ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा है जो आर है वो अनुक्रमानुपाती है एस के अनुक्रमानुपाती है और व्युत्क्रमानुपाती है टी के। इसका डिक्टो क्वेश्चन मैंने पिछली फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की दोनों की जो सोल्यूशन कराए हैं उन दोनों में सेम क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने कराया भी है। तो अगर आप चाहें तो उससे देख सकते हैं, अगर उससे ना देख पाएँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप से करना है।
ये कह रहा है आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एस के और इन्वर्सली है टी के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आर टी अपॉन एस हो गया, आर टी अपॉन एस अनुक्रमानुपाती 1 हो गया। तो इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है, 1/9 आ रहा है। ठीक है, टी कितना, 1/9। तो आर की वैल्यू कितनी, 2/3, और टी की वैल्यू कितनी दी है, 5/7 बटे एस की वैल्यू कितनी दी है, 4/21, 4/21। अब इक्वल टू में दूसरी कंडीशन की वैल्यू लिख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी दी है, 3/4, और टी की कितनी दी है, 1/9, 1/9 ही तो दी है, और हमें एस की वैल्यू निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। क्या करेंगे भाई, ये 7 तियाँ 21, ये 7 तियाँ 21 कट जाएगा, 3 से 3 ये कट गया। ठीक है, 3 से 3 कट गया, इधर 3 तियाँ 9, इधर 3 तियाँ 9 कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा, फिर क्या बचा भाई, फिर हम s को अगर इस तरफ ले आएँ और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 3 हमारा और बच रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 तियाँ 30। तो 1/30 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। कितना होगा, 1/3 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो 1/30 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। कितने में दिया है, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो उससे अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि नए क्रय मूल्य पर 24% लाभ कमा सके। तो मैं आपको बता दूं, एक एमपी मान लेंगे मार्केट प्राइस, और एक एसपी, और एक सीपी। सीपी को हम मान लेते हैं 100 है, हमने मान लिया कि सीपी हमारा जो है क्रय मूल्य हमारा 100 है, हमने ये मान लिया। फिर क्या कह रहा है, 30% लाभ अर्जित करता है, 35% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 130 में बेच रहा है, मतलब 130 में बेच रहा है, क्योंकि 30% का लाभ अर्जित कर रहा है तभी तो करेगा। जब ये 100 होगा, ये 130 होगा, तभी तो 30% का लाभ अर्जित करेगा। और फिर क्या कह रहा है, 35% की छूट दे रहा है, 35% की छूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 35% की छूट देने के बाद कितना बचा, 65%, मतलब 65% ये है। मान लो 130 जो है 65% के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है, 65% के बराबर है 130। तो अगर हम 1% की निकालने वैल्यू, तो 65 दूनी 130, तो हम कह सकते हैं 1% की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2। तो अगर हम देखें तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो इससे हमें पता चल गया जो हमारा मार्केट प्राइस जो एमआरपी है वो हमारी 200 है। तो हमारा मार्केट प्राइस जो कि एमपी है अंकित मूल्य, वो हमारा 200 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी। अब जो क्रय मूल्य हमने 100 माना था उसमें 25% की उसने क्या कर दी, वृद्धि कर दी, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 125 हो गया, 125 हो गया। तो उससे अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि नए क्रय मूल्य पर 24% लाभ अर्जित कर सके। अब ये कह रहा है 125 हो गई है, जो क्रय मूल्य था वो 125 हो गया है, अब उसे कितनी छूट देनी चाहिए क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, कि उससे 24% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो हम इससे क्या करेंगे, पहले सीपी निकाल लेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 125, 125 का क्या करेंगे, 125 हमें एसपी निकालना है ना, तो एसपी क्रय मूल्य गुणा लाभ हमारा कितना हो रहा है, 24% हमें प्राप्त करना है लाभ। तो इस टाइप से हम अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा कितना आ रहा है, 155। अच्छा, 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4 31। तो हमारा एसपी जो आ रहा है 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, 155 आ गया, 155 आ गया। और हमारा जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 200, 200 था। तो 155 और 200 के बीच कितना अंतर है, 45 का। कितना है, 45 का। तो 45/200। अब हमसे यही तो पूछा है कि कितना छूट दे, तो देख लीजिए कितनी छूट आ जाएगी, 45
45 बच रहा है, तो 0 से 0 कट गया, तो हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना आ रहा है 22.5% जो है हमारा राइट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त के व्यास BO को बढ़ाने पर उससे Q पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि QPB 103 है तो PAQ हमसे पूछा है। तो ये कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसमें O क्या है केंद्र है, जिसमें O एक केंद्र है। फिर क्या कह रहा है, इसका व्यास है BA। क्या है व्यास इसका, BA एक व्यास है। क्या है, BA एक व्यास है इसका। इस टाइप से कुछ इस टाइप से इसका व्यास है B और ये है A, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, P पर एक स्पर्श रेखा है, इस टाइप से है। ये मान लीजिएगा ये P है, ये क्या है P है, ठीक है। अब P पे एक स्पर्श रेखा इस टाइप से गई है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा निकल के इस टाइप से गई है और फिर कहाँ पे मिली है, Q पे मिल रही है। किस पे मिल रही है, Q पे मिल रही है। तो हमें क्या दिया है, QPB हमारा ये वाला एंगल दिया है, जो कि कितना है 103 दिया है। तो मैं आपको बता दूं, अब हमसे पूछा क्या है, PAQ पूछा है। PAQ ये वाला हमसे पूछा है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। कैसे बताएंगे, पहले तो हम ये वाला भी निकाल लें। तो ये निकालने के लिए क्या होगा, आपको पता होगा जब अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त के जो व्यास के दोनों छोरों से जब परिधि पर जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 90 का। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा एक अर्धवृत्त है, यहाँ से हम कहीं पे भी, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी हम कोण बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90। जब ये 90 हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। भाई ये पूरा था ना 103, तो ये 90 हो गया, तो ये 13 हो जाएगा, है ना। APQ ये हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा 13 हो जाएगा तो फिर अब हम ये वाला आराम से निकाल सकते हैं, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, जब ये तो ये रहा, जैसा कि आपको पता है जो स्पर्शी से बना कोण, स्पर्शी से बना कोण, यहाँ पे जो बना कोण होता है वो उसके बराबर होता है। स्पर्शी पे बना कोण, स्पर्शी से बना कोण व्यास से बना कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा 13 हो जाएगा, हमारा ABPB हमारा 13 हो जाएगा। अब आपको पूछा क्या है, PAQ पूछा है। तो आपको पता है ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, इस टाइप का एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमारा जब ये 90 है, ये 90 है और ये हमारा 13 है, तो बाहर का कोण हमसे पूछा है। तो बाह्य कोण हमारा क्या होता है, अंदरूनी अपोजिट एंगल के योग के बराबर होता है। तो ये 90 है, ये 13 है, तो हमारे क्या हो जाएगा 103। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 103 आ जाएगा। तो 103 जो ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन ठीक हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, 103 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंप्यूटर 76,800 नगद या 23,850 नगद डाउन पेमेंट और 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है, तो किस्त योजना में प्रभावित कुल ब्याज कितना होगा, ये हमसे पूछा है। इसका बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का जो मैंने सोल्यूशन कराया है उसमें डिक्टो क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने बेसिक से कराया है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम थोड़ा बेसिक नहीं, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। बेसिक का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था, आप इंस्टॉलमेंट वाला जो फॉर्मूला बताया था वो फर्स्ट शिफ्ट वाले में मैंने बहुत डिटेल से कराया। आप चाहें तो उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका हम कराते हैं सोल्यूशन। ये क्या कह रहे हैं, कितना मतलब कितने पे ब्याज लगेगा ये हमसे पूछा है। जितने पे ब्याज लगेगा वो कितना ब्याज लगेगा वो हमसे पूछा है। तो देख लेते हैं, हमें 23,850 तो ये नगद जमा कर देता है। तो इसका मतलब 76,800 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा जितने पे ब्याज लगेगा। तो 0 में से 0 गया 0 और फिर 10 में से 4 गया 6 और फिर 1 2, कितना 2160 आ रहा है। कितना आ रहा है 2160 नहीं, कितना आ रहा है 52, सॉरी दोबारा से करते हैं। क्या करते हैं, इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0 और फिर हमारा लगभग 52,000 कितना आ जाएगा,
52,000 कितना आ जाएगा हमारा, 52,960 आ जाएगा। 52,960 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, जिस पे हमें ब्याज लगने वाला है। तो ब्याज क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक लगने वाला है, और ब्याज की दर हमें वार्षिक दी है, तो हम आधी कर लेंगे। 20 दी है, आधी कर लेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 10। कितनी आ जाएगी, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली साल में 10 से 11 हो जाएगा, दूसरी साल में 10 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए, तो दूसरी साल में मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10,100, और इधर क्या हो जाएगा 121, और फिर 10,100,1,1000, और इधर क्या हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। अब इसको हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमें, क्योंकि सारी ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, ये समझ लिए, इस जो राइट साइड वाली है ये हमारी इंस्टॉलमेंट है तीनों, तो इंस्टॉलमेंट तो बराबर ही जाएंगी तीनों। तो इसको बराबर करने के लिए जो 1331 है, इसको बराबर करने के लिए दूसरे में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले में 121 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। जब हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, तो इधर भी हमें करनी पड़ेगी, और जब इधर कर रहे हैं 121 से, तो इधर भी हमें 121 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर वाला जो होगा वो हमारा अमाउंट आ जाएगा, और इधर वाला हमारा मिश्र धन आ जाएगा, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 121 की गुणा 10 से करेंगे 1210, और ये 1100 और 1000, ये हमारा कितना आ जाएगा 1900, कितना आ जाएगा हमारा 3300, क्योंकि 1000, 1100, 2100 और 1210, 3310 आ जाएगा हमारा 3310। और ये हमारा कितना आ रहा है 113, 339, 339 और 113, 1113 हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा 3310 और 3993 का, जो कि 3993 हमारा जो है पेबल अमाउंट होगा, जिसमें क्या होगा हमारा, ये यूनिट में दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अमाउंट है, जिसमें प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है, और ये हमारा क्या होगा, ये समझ लीजिएगा, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। कितना हमारा प्रिंसिपल था, 52,960 था, और हमारा जो पेबल अमाउंट जो आया था, जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आया था, कितना आया था हमारा प्रिंसिपल आया था 3310। कितना आया था हमारा 3310 आया था, यही तो आया था हमारा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एक की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर 3310 के बराबर 5296 है, 52,960 है, तो एक की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हम इससे काटेंगे तो हमारी आ जाएगी 16। कितनी आ जाएगी 16। और जो कि हमारा टोटल अमाउंट जो दिया था प्रिंसिपल और ब्याज, वो कितना था, कितना आया था हमारा 3,993 आया है। इसका डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 683 आ रहा है। कितना आ रहा है 683 आ रहा है। डिफरेंस अगर हम देखें 683 आ रहा है, जो कि यही हमारा CI होगा, ये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हम 683 की मल्टीप्लाई जब 16 से कर देंगे, 683 की मल्टीप्लाई जब हम 16 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10,000 क्या आ जाएगा 10,928। तो यही हमारा CI होगा, जो कि हमारा क्या होगा, इतना हमारा ब्याज हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर हम किस्तों पर कोई भी चीज़ लेते हैं डाउन पेमेंट इतना करने के बाद। 23,840 अगर हम डाउन पेमेंट कर देंगे तो हमारा ब्याज जो है वो 10,928 जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 100 किलोमीटर की यात्रा करने में ट्रेन B से 30 मिनट कम समय लेती है यदि ट्रेन B की गति A की गति से 10 किलोमीटर कम है। मान लीजिएगा अगर A की गति A है तो B की गति क्या होगी भाई, A-10 होगी। कितनी होगी, A-10 इसने कह दिया B की स्पीड होगी। ठीक है, तो ट्रेन A की गति हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसे हम पहले लेंगे, मतलब ज़्यादा समय उसी को लगेगा जिसकी स्पीड कम होगी। तो B की स्पीड कम है, तो B की स्पीड A-10 है। तो हम कह सकते हैं, जैसा कि आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारी 100 दी है, दूरी हमारी कितनी दी है 100 दी है, और हमारी स्पीड कितनी दी है, B की स्पीड दी है A-10। कितनी दी है A-10। अगर हम इसमें से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, A का टाइम माइनस कर दें, जो कि 100/A होगा, तो हमारा 1/2 घंटा आ जाएगा, जो कि हमें दिया है, जो कि हमें 30 मिनट दिया है। 30 मिनट को अगर हम 1/2 लिख लें तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर हम इसमें से 100
कॉमन ले लें और फिर हमारा क्या बचेगा, अगर हम इसे एलसीएम ले लें a-10 इंटू ए, तो हमारा क्या होगा a-a प्लस 10, यही तो आ जाएगा बराबर 1/2। इससे a कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा 1000 बटे, अगर हम 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से तो 1000 बटे क्या आ जाएगा a इंटू a-10, जो कि बराबर में कितना है 1/2। अब इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप चाहें तो यहीं से वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, और वैल्यू पुट करना ना चाहें लेकिन मैं आपको पूरा करा दे रहा हूँ। तो अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2000 हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस 10a आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। अभी इस 2000 को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये इधर हो जाएगा माइनस का और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारी 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 50। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ए की वैल्यू 50 आ जाएगी। यही हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। एक समकोणीय पिरामिड का आधार एक वर्ग है। क्या है, एक पिरामिड है समकोणीय जिसका आधार क्या है, वर्ग है, जिसका विकर्ण 20 सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पिरामिड का इसका जो विकर्ण है वो 20 सेंटीमीटर है और पिरामिड की जो ऊंचाई है वो भी 20 सेंटीमीटर ही है। तो पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा है। तो जैसा कि इसमें दिया है, जो पिरामिड का आधार है किस टाइप का है, एक वर्गाकार है, वर्ग टाइप का है, ठीक है, आधार वर्ग है। और तो फिर इसका जो होगा इस टाइप का होगा, लगभग इस टाइप का होगा, है ना, इसी टाइप का तो होगा पिरामिड। तो इसमें हमें क्या दिया है, विकर्ण 20 सेंटीमीटर दिया है, और हम जानते हैं अगर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। तो √2a के इक्वल टू हम 20 करेंगे तो हमारी a की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10√2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10√2 आ जाएगी। और इसका जो हमारा बेस आ जाएगा, इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 5√2 आ जाएगी, आधी होगी ना। और हमारी ऊंचाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका जो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्या होता है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस का जो आधार है उसका पेरीमीटर गुणा तिरछी ऊंचाई होता है ये फॉर्मूला। इसलिए हमें इसकी जो तिरछी ऊंचाई है वो निकालनी पड़ेगी। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हमारी इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी है और ये नीचे वाली क्या दी है, बेस क्या दी है, 5√2। इसे जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारी एल जो आ जाएगी अंडर रूट क्या आ जाएगी, 20 400 प्लस क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 450 आ जाएगा। अंडर रूट 450 मतलब 15 रूट कितना कह सकते हैं हम, 15√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 15√2 हमारा आ जाएगा। 15√2, 450 को हम 15√2 लिख सकते हैं। और हमारा जो LS है, जो लेटरल सरफेस एरिया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस। तो बेस हमारा क्या था, वर्ग था, जिसकी भुजा क्या थी, 10√2 थी। तो इसका पैरामीटर 1 2 3 4, चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 40√3 हो जाएगा। और इसकी तिरछी ऊंचाई जो कि एल है वो कितनी है, 15√2 दी हुई है। तो अगर √2 देखा जाए तो √2 बन जाएगा, जो कि 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम 15 की मल्टीप्लाई कर लें 40 से तो 15 चौका 60 और एक 0 पहले से दिया है, तो 600 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक ठोस अर्धगोले का आयतन इतना दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है कितना होगा, जिसमें पाई की वैल्यू हमें दी है 22/7। तो जैसा कि आपको पता होगा जो अर्धगोला होता है, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है। तो हमारे ये कितना दिया है, 56 सही 4/7। तो हम देखेंगे 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35। तो ये हमारा टोटल होके कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 56 की मल्टीप्लाई 7 से प्लस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 396/7। अब हम इसमें
काटा पीटी कर लेते हैं। क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16, यही तो आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आर है, आर की वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे। अब क्या होगा, पाई है, पाई, इसकी पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, तो इसमें 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, फिर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 11 अट्ठो 88, फिर ये 2 बचा, 2 नेम 18। अब क्या हो रहा है, आर क्यू बराबर क्या आ रहा है, 3 गुणा 9, यही तो आ रहा है, यानी कि 9 3 27, और 3 का क्यूब होता है क्या, 27, क्यूब रूट हमारा आर बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी। तो इसकी त्रिज्या जो है हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई, 3 आ गई। और हमसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 3πr²। क्या होता है, 3πr²। तो आर हमारी निकल गई। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, आर आसानी से आ जाएगा। 3 × 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, और हमारी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 3, तो 3 3 9, हम इस टाइप से कह सकते हैं। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 27 की 22 से गुणा करेंगे, 27 दूनी 54 के 4, और 27 दूनी 54 और 5 59, 59/7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को संपादित करने में बी से 40% अधिक कुशल है और सी बी से 25% कम कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी मिलकर उसी कार्य का 2/3 कितने टाइम में कर देंगे। कोई नहीं, हम बता देंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कितना होगा इफिशियंसी। ए बी सी क्या दिया है, ए किसी कार्य को संपादित करने में बी से 40% अधिक कुशल है, मतलब कह सकते हैं अगर बी 100 है तो हमारा ए कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, सी बी से 25% कम है, मतलब हम कह सकते हैं ये 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो अगर हम इसे काटें, 5 से काटें तो ये 15 आ जाएगा, और इसे काटें तो ये 20 आ जाएगा, और ये काटें तो 5 दूनी 10 और 5 40, ये 28 आ जाएगा। ठीक है, 28, 20 और 15 का हमारा रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है भाई, एक साथ ये जब कार्य करते हैं तो 20 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, जब इफ़िशियंसी या कार्य क्षमता को जब हम दिनों से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। क्या आ जाता है, टोटल वर्क हमारा आ जाता है। तो कैसे आएगा, 28 और 20 48 और 15 63। जब 63 की मल्टीप्लाई हम करेंगे कितने से, 20 से, 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर उसी कार्य का 2/3 भाग कितने समय में कर देंगे। 2/3 कह रहा है तो मतलब हम कर देंगे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या कह रहा है, 2/3 भाग बी और सी कितने टाइम में करेंगे, तो बी और सी की इफिशियंसी 20 और 15 कितनी हो गई, 35। 20 और 15 35 हो गई। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी बाकी है, जो क्या करेंगे, 5 7 35 और 5 चौक 20, ये है, और 7 नेम 63, 7 नेम 63 और 3 3 9। ठीक है, तो 4 3 12 दूनी 24। तो हमारा जो दिन आ रहा है, बी और सी जो वर्क कर रहा है वो कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है, क्योंकि 4 3 12 दूनी 24। कितना आ गया हमारा, बी और सी कितने में कर रहे हैं, 24 दिनों में हमारा पूरा वर्क कर दे रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये भी देख लेते हैं। कंपनी ABC द्वारा उत्पादित और निर्यातित चीनी का मात्रा दी है, जो कि किलोग्राम में है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2015, 17 और 19 के दौरान चीनी का औसत उत्पादन वर्ष 15, 16 और 18 के दौरान हुए चीनी के कुल निर्यात के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले कह रहा है चीनी का औसत उत्पादन 15, 17 और 19 में, 15, 17 और 19 यही तो है। तो अगर हम इनको देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 300, 420 और 450, ये कितना हमारा 1170 आ गया। कितना आ गया, 1170। अब पूछा क्या, औसत उत्पादन, इसका औसत उत्पादन क्योंकि 3 है, 1 2 3, तो बटे 3 कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 390। कितना आ गया, 390। अब क्या कह रहा है, 2015, 16 और 18 के दौरान हुए चीनी के कुल निर्यात के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमें देखना है जो निर्यात हुआ है 2015 में,
और 2016 में और 2018 में। ये हमारा कितना हो रहा है, इसका कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। तो ये हमारा कितना हो रहा है, 200, 260, 460 और 80, 380 कितना हो रहा है, टोटल मिला के हमारा हो रहा है लगभग 740। कितना हो रहा है, 740 आ रहा है, ये हमारा 740 आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, जो इसका औसत उत्पादन है वो 740 का कितना परसेंट है। तो हम बटे 740 गुणा 100 कर देते हैं, बटे 740 गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा आंसर। 0 से 0 कट जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से चलो काट लेते हैं। 2 3 6 और 2 7 14। इधर हम क्या करेंगे, 2 पंजे 10। अब हम जब इसे काटेंगे तो हमारा लगभग 52.7 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद 52.7 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है और x 28 से विभाज्य है। यदि x और 3193 का महत्तम समावर्तक जिसे HCF कहते हैं 22 है तो 22 के अंकों का योग पूछा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले तो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 16, 24, 30, 36 और 45 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर उसमें +4 करने पड़ेंगे क्योंकि शेषफल 4 बच रहा है, तो उसमें +4 करने पड़ेंगे। उसके बाद भी हमें कुछ करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें मल्टीप्लाई देखनी है कितने से करनी होगी जिससे कि वो 28 से डिविजिबल हो जाए, 28 से विभाज्य हो जाए। इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जो हमारा x आएगा, x और 3193 का HCF हमें निकालना पड़ेगा। और फिर उस HCF, केवल HCF ही नहीं पूछा है, उस HCF के डिजिट का सम पूछा है, अंकों का योग पूछा है। तो हम अगर ऐसे करेंगे तो ये बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, बहुत लंबा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, कुछ कॉमन सेंस अपनाते हैं। क्या करते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यही तो पूछा गया है कि x और 3193 का महत्तम समवर्तक क्या होगा और उसके अंकों का योग पूछा है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब अगर हमें किसी का HCF निकालना होता है तो HCF क्या होता है, या तो उसके बीच का डिफरेंस होगा या तो उस नंबर के बीच का डिफरेंस होगा। अगर वो डिफरेंस नहीं है तो जो सबसे कम डिफरेंस है उसका कहीं ना कहीं कोई मल्टीपल होगा, और अगर जो संख्या है उसका भी कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा, है ना, उसका कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। उसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो अगर हम वैसे देख रहे हैं x हमें पता नहीं, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका HCF 1 है। लेकिन जो इसके हम मल्टीपल देख लेते हैं क्या है, 3193 को हम 103 गुणा 31 लिख सकते हैं, 103 गुणा 31 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं आप इस बात को तो समझते होंगे, जो इसके मल्टीपल हैं जो कि प्राइम नंबर है, ये तो अनडिविजिबल है, ये डिविजिबल है नहीं किसी से, प्राइम नंबर है। तो कहीं ना कहीं या तो 103 होगा या 31 होगा या फिर 1 होगा। इन तीनों में से ही HCF हो सकता है, इसके अलावा और कोई HCF होने वाला नहीं है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि इसके अंकों का योग पूछा है, इसके अंकों का योग पूछा है। इनमें जो अंकों का योग आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका तो 1 आ जाएगा, और इसका 4 आ रहा है, 3 और 1 4, और इसका भी कहीं ना कहीं 4 ही आ रहा है। और हम देख रहे हैं एक तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, 4 इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, जो कि हमें पता है या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में से कोई हमारा HCF हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका मल्टीपल ही होगा, कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। और जो हमने ये मल्टीपल निकाले हैं ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो और मल्टीपल हो ही नहीं सकता वन के अलावा, या तो वन होगा या फिर इन दोनों में से कोई होगा। तो वन हमारा ऑप्शन में दिया नहीं है और हमसे अंकों का योग पूछा है, तो इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो 4 जो इसका होगा भाई हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा 4 दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, एक समूह के कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 68 किलोग्राम है। जब 73.4 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 और व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 65.5 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, तो समूह
के व्यक्तियों का औसत वजन 1.175 किलोग्राम बढ़ जाता है, प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। कोई बात नहीं, जो हमारा एवरेज दिया है, टोटल एवरेज दिया है सबका 68 दिया है, ठीक है। फिर क्या होता है, 5 लोग क्या होते हैं, आ जाते हैं, नए लोग आते हैं 5, जिनका औसत वजन कितना है, 73.4 किलोग्राम है। और फिर 8 लोग चले जाते हैं, 8 लोग क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिनका औसत वजन कितना है, 65.5 किलोग्राम है, ठीक है। तो अब हम इससे कह सकते हैं जो 73.4 है, जो एवरेज मेन है, उससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5.4 ज़्यादा है। कितना, 5.4 ज़्यादा है। तो 5.4 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो बढ़ने वाला है वो हमारा आ जाएगा 5 चौक 20, 5 25 और 2 27, हमारा 27 आ गया। ये कितना आ गया, 27। और ये हमारा कम है, जो हमारे निकल रहे हैं वो कम है। तो कम हमारा कितना हो रहा है, 2 पॉइंट क्या कह सकते हैं हम, मेन हमारा 68 है और ये 65.5 है, तो 2.5 की जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। अब देख रहे हैं आप, ये जो 5 जो नए आए हैं इनका जो है एवरेज बढ़ा हुआ है। जब बढ़ा हुआ आया है तो हम उसमें ऐड करेंगे, जो एवरेज है हमारा उसमें हम ऐड ही करेंगे कहीं ना कहीं, तभी तो हमारा रियल एवरेज निकल के आएगा। और ये जो 8 जो निकल रहे हैं इनका एवरेज कम है, इनका एवरेज कम है, तो इसमें जो बचे रह गए हैं उनका एवरेज कहीं ना कहीं इतना ही ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 20 ज़्यादा होगा। और ये भी तो हम कह सकते हैं कि 27 और 20 हमें प्लस करना पड़ेगा। 27 और 20 को जो हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 47। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 47 हमें इसमें और प्लस करना पड़ेगा। उसी की वजह से जो हमारा 47 है, उसी की वजह से हमारा 1.175 एवरेज बढ़ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा टोटल होता है, अगर हम उसमें से एवरेज से डिवाइड कर दें, उसमें एवरेज से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा नंबर आ जाते हैं, कितने नंबर हैं। तो हम जब हम पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो लगाएंगे, पॉइंट हटा देंगे तो 3 जीरो लगा देंगे, तो फिर 11 चौक 44, ये लगभग 4 से डिविजिबल हो रहा है पूरा। तो हमारा जो व्यक्तियों की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही, 40। लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ये तो अभी की हमारी व्यक्तियों की संख्या आई है, लेकिन ये पूछ रहा है प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो प्रारंभ में देखने के लिए आप देख रहे हैं हमारे 5 नए आए थे, लेकिन 8 चले गए थे। 8 चले गए तो कहीं ना कहीं जो 3 एक्स्ट्रा चले गए ना, तो उन 3 को अगर हम प्लस कर लें इसमें तो हमारा आ जाएगा 43, जो कि हमारा यही राइट आंसर होगा। क्या होगा, 43 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको सोल्यूशन सही लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।